नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। क्या बोलती दुनिया में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान का कराची शहर उस समय थर्रा उठा जब 4 आतंकवादियों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला कर दिया। इस हमले में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि चारों आतंकवादी मारे गए। इस रिपोर्ट में आप देखिए। सोमवार को पाकिस्तान के कराची स्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ। 4 आतंकी पार्किंग एरिया में फायरिंग करते हुए घुसे और उन्होंने मेन गेट पर ग्रेनेड हमला कर दिया। इस दौरान सुरक्षा बलों से संघर्ष में 2 आतंकी मारे गए। कुछ देर बाद बाकी बचे दोनों आतंकियों को भी कराची पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मार गिराया। खाने पीने का सामान था और बहुत सा एमिनेशन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मेन बिल्डिंग की एंट्रेंस पे इस दुनिया से चले गए और उनका इस्तेमाल भरपूर किया गया। इसके फौरन बाद आप सबने मीडिया पे और सोशल मीडिया पे देख लिया होगा कि इस वाक़े की जिम्मेदारी PLA का मजीद ग्रुप है, जिसने क्लेम किया है और कुछ नाम भी शाये किए हैं, जिसके ऊपर हकीम फैसला अभी हम इन्वेस्टिगेशन के बाद करेंगे। मेरे तासुर में इस वाक़े के जो विजुअलाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, ये दहशतगर्दों के क्या अज़ाइम थे, मेरा ख्याल में नंबर 1 वाज टू हिट पाकिस्तान's इकोनॉमिक आइकन which was पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग। वी ऑल नो कि बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक तरमदार है, उसको हिट करना और इसके साथ साथ पाकिस्तान की खुशहाली को ठेस पहुंचाना, इधर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को शैटर करना। इस दहशतगर्दी के दौरान कैजुअलिटीज करके होस्टेजेस बना के। वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही एक समय में कश्मीर में एक्टिव रहने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अब लगभग इतिहास बनते हुए नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। सैयद अली शाह गिलानी ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया। गिलानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन के पद पर थे। हुर्रियत का मतलब आज़ादी होता है और APHC अपनी स्थापना से ही कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करता रहा। इस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर से जुड़े कई अलग अलग सामाजिक और धार्मिक संगठन शामिल हैं। 1993 में हुई थी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थापना। दरअसल ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थापना 9 मार्च 1993 को हुई थी। सैयद अली शाह गिलानी का इसमें अहम रोल था। गिलानी के अलावा मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी लोन, मौलवी अब्बास अंसारी और अब्दुल गनी भट्ट भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थापना में अहम सदस्य थे। कॉन्फ्रेंस के पहले चेयरमैन के तौर पर मीरवाइज उमर फारूक ने जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद 1997 में इस पद पर सैयद अली शाह गिलानी जम गए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में धीरे धीरे बढ़ने लगा था टकराव। वहीं हुर्रियत में धीरे धीरे टकराव भी देखने को मिला और यह संगठन 2 हिस्सों में बढ़ गया। मीरवाइज उमर फारूक अलग हो गए, जबकि गिलानी गुट ने अलग रास्ता अपना लिया। मीरवाइज के गुट को मॉडरेट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहा जाने लगा, जबकि दूसरी तरफ गिलानी ने अपने संगठन तहरीक हुर्रियत को कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया। फिलहाल जिस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन पद पर गिलानी थे, उसकी स्थापना 7 अगस्त 2004 को हुई थी। वहीं HurriyatConference.com के मुताबिक तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के पहले स्थापना दिवस पर 7 अगस्त 2005 को श्रीनगर के हैदरपुरा में 1 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए थे। वेबसाइट के मुताबिक ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सदस्यों की लिस्ट में गिलानी के अलावा 10 नाम हैं और वो नाम है मसरत आलम भट्ट मुस्लिम लीग,
गुलाम नबी सुमजी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मोहम्मद सादिक तहरीक वदाहत, जमरूदा हबीब खवातीन मरकज, मोहम्मद शफी रेशी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट, मोहम्मद रफीक गनी जम्मू एंड कश्मीर फ्रीडम लीग, मोहम्मद शफी लोन जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉय फ्रंट, गुलाम मोहम्मद खान जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स लीग, अल्ताफ अहमद शाह तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर, फरीदा बहनजी जम्मू एंड कश्मीर मास मूवमेंट। वहीं इन 10 सदस्यों के अलावा चेयरमैन पद पर सैयद अली शाह गिलानी थे, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि गिलानी की उम्र 90 साल है और अगस्त 1962 में 30 साल की उम्र में पहली बार गिलानी को जेल हुई थी। जेल में रहने के दौरान ही उनके पिता का निधन हो गया था। तो वहीं पाकिस्तान से खुफिया रिश्तों के लिए भी गिलानी को जेल हो चुकी है। 1972 में गिलानी ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता था। गिलानी लंबे समय से अपने घर में ही नजरबंद हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में बदले हालात। गौरतलब है कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, तब से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सक्रियता लगभग खत्म हो गई। दूसरी तरफ घाटी के लोग भी राज्य में अब अमन और शांति चाहते हैं। इसलिए अब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कहीं न कहीं फेल होता नजर आ रहा है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। चलिए क्या बोलती दुनिया में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद तेल कंपनियां और सरकारें लगातार अपनी जेबें गर्म करने में लगी हुई हैं। मौजूदा समय में मुनाफाखोरी इस कदर शर्म पर पहुंच चुकी है कि सरकारों को इस लॉकडाउन में भी आम जनता की फिक्र नहीं है, जिसका परिणाम है कि पिछले 21 दिनों से बढ़ रहे दाम रविवार को ब्रेक लेने के बाद सोमवार को फिर से बढ़ गए। उधर सरकार की इन नीतियों को लेकर के कांग्रेस पार्टी देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना संकट के बीच पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस कड़ी में सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज करवाया। ये सिर्फ और सिर्फ इनका षड्यंत्र है। लगातार पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है। आम आदमी और सरकार जो विपक्ष में बैठी है अपनी आवाज भी नहीं उठा सकती। इन्होंने प्रदर्शन चालू करने से पहले ही पुलिस इकट्ठी करके यहाँ प्रदर्शन हमारा नहीं होने दिया। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन। हमने कोई धरना प्रदर्शन किया ही नहीं। अभी आप बताइए कौन सा धरना प्रदर्शन किया?
ये देख लीजिए क्या कर रहे हैं ये लोग। अगर डीजल पेट्रोल का दाम का आवाज हम उठा रहे, कांग्रेस पार्टी चौधरी अनिल कुमार उठा रहे, तो ये दिल्ली पुलिस नरेंद्र मोदी की पुलिस है क्या? ये देश की पुलिस है? सरकार की पुलिस हमने कुछ नहीं करना चाहिए, हमने कुछ नहीं किया। मीडिया भी लगातार देख रही है, मीडिया भी लगातार देख रही है, मीडिया भी लगातार देख रही है। ये जबरदस्ती हो रहा है, देख रही है। ये क्या अंधेर लग रही है? ये एक मिनट, क्या अंधेर लग रही है? ये पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, एक मिनट, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, सरकार सो रही है, कैसे आप कर सकते हैं? अभी टैक्सी साथ रही है, हम अपनी बात रखना है। वहीं इसी के साथ आईपी कॉलेज के पास भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी को भी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि लोगों के पास आज पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यवसाय खत्म हो चुके हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार अत्याचारी रूप दिखा रही है, लोगों की जेब पर भार डाला जा रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम कम हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरीके से ये दमनकारी नीति अपनाकर हमारी आवाज को दबाना चाहती है, हम डरने वाले नहीं हैं। हम अगली आवाज उठाते रहेंगे, चाहे सरकार हमें जेल में डाल दे। ये मुनाफाखोरी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। देखिए देश के अंदर जो हालात हैं, आप देखिए आज लोगों के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यवसाय खत्म हो चुके हैं। बावजूद उसके जो है भारत सरकार जिस तरह से अत्याचारी रूप दिखा रही है, व्यवसायी रूप दिखा रही है, लोगों की जेब पर भार डाला जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट सस्ते हैं, बावजूद उसके ये निरंतर 20 दिनों से पेट्रोल डीजल पर बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। आखिर क्यों? यदि इस स्तर पर यदि ये कमी आ रही है, रेटों में कमी आ रही, तो उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। इस महामारी के दौर में जहां जनता परेशान है, वहां पे अतिरिक्त भार डाला जा रहा है, इसलिए हम तांगा घोड़ी पर आए हैं। ये पुलिस का जो रवैया है, जो अत्याचार है, ये जनता सहन करने वाली नहीं है। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मैं कहना चाहता हूं कि आप लाख जतन कर लें, लाख एफआईआर कर लें, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता लोगों की आवाज को उठाता रहेगा। इसी के मद्देनजर हम यहाँ पहुंचे। वो हमारे पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी को लेके गए, कार्यकर्ता को लेके गए, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आज हर जगह, हर ब्लॉक में इसी तरह से आवाज बुलंद कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि एक तरफ कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना मुश्किल कर दिया। आज देश की राजधानी और अन्य बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 80 रुपए प्रति लीटर से भी पार हो गई। लॉकडाउन के बाद से मोदी सरकार ने 22 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम उस वक्त बढ़ाए जा रहे हैं जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो रही हैं। 2014 के बाद मोदी सरकार ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फायदा देने के बजाय पेट्रोल डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिससे सरकार ने 18 लाख करोड़ की अतिरिक्त वसूली की। एक तरफ कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना बेहद मुश्किल कर दिया है। आज देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। 25 मार्च के लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने पिछले 3 महीनों में 22 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। डीजल की कीमत 11 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 12 पैसा प्रति लीटर और बढ़ा दी। यही नहीं, पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर भी सालाना लाखों करोड़ इकट्ठे करने का इंतज़ाम कर दिया है। यह सब तब हो रहा है जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कम हो रही हैं।
इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोमवार को एक कैंपेन की शुरुआत की, जिसके तहत सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी इस मसले को उठा रही है। राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट कर लिखा कि आइए कैंपेन से जुड़ें। कोरोना महामारी और चीन संकट के दौरान केंद्र सरकार ने आम आदमी को अपने हाल पर छोड़ दिया है। निष्ठुर केंद्र सरकार ने 21 दिन तक लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर लूट चलाई है। गरीब मध्यम वर्ग परेशान है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तनख्वाह मुश्किल से मिल रही है। ऐसे हालात में भाजपा सरकार लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय उन जख्मों पर नमक रगड़ रही है। आओ हम सब मिलकर पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से परेशान आम भारतीय की आवाज बुलंद करें, ताकि बहरी केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचे और सरकार को पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने पर मजबूर करे। जुड़िए स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक अभियान से। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से परेशान लोगों के वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करें और सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाएं। दरअसल दिल्ली में इस समय डीजल और पेट्रोल की कीमतें सबसे ऊंचाई पर हैं। सोमवार को भी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई, तो वहीं सोमवार को पेट्रोल के दामों में 5 पैसे और डीजल के दामों में 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई। बढ़े हुए दामों के बाद पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसे और डीजल 80 रुपए 53 पैसे हो गया। गौरतलब है कि एक तरफ तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकारें उस पर वैट लगा रही हैं, जिसका असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। जहां इसे लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं बीते दिनों बीजेपी की ओर से भी विपक्ष पर पलटवार किया गया। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें जो आसमान छू रही हैं, उसके पीछे राज्य सरकार की ओर से लगाया गया वैट है। फिलहाल तेल की कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस खेल में आम आदमी पिस रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों से जहां आम आदमी का बजट हिल गया, तो वहीं इससे बसों और मालवाहक वाहनों का भी किराया बढ़ रहा है, जिसका असर अब सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और तेल कंपनियां और सरकारें लगातार मुनाफाखोरी में लगी हुई हैं, जिसमें आम आदमी पिस रहा है। न्यूज डेस्क, स्पेशल रिपोर्ट, ANB न्यूज। भारत विरोधी कार्यों में मशगूल हुए नेपाली पीएम केपी ओली की अब कुर्सी हिलने लगी है, लेकिन वो इसके लिए भी भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं। आखिर क्या कारण है जो नेपाली पीएम भारत के खिलाफ ये अभियान चला रही हैं? इस रिपोर्ट में आप देखिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी कुर्सी पर मंडराते खतरे को देखकर भारत विरोधी राष्ट्रवाद के अपने पुराने फॉर्मूले को आजमा रहे हैं। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर और बाहर अपनी नीतियों और कामकाज को लेकर उठ रहे सवालों के बीच नेपाल के पीएम ओली ने रविवार को बयान दिया कि नई दिल्ली और काठमांडू में उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। दरअसल नेपाल के नेता मदन भंडारी की 69वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि भले ही उन्हें पद से हटाने का खेल शुरू हो गया हो, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं होगी। प्रधानमंत्री ओली ने दावा किया कि काठमांडू के एक होटल में उन्हें हटाने के लिए बैठकें की जा रही हैं और इसमें एक दूतावास भी सक्रिय है। वहीं इसके साथ ही ओली ने अपने संबोधन में कहा कि नेपाल के कई नेताओं ने मुझसे कहा कि अपनी जमीन को समेटते हुए जो नक्शा छापा है वह बहुत बड़ी भूल है।
ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। देश का नया नक्शा जारी करने और संसद में इसे पारित कराने की वजह से मुझे सत्ता से बेदखल करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। वहीं ओली ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले जब उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में चीन के साथ ट्रेड एंड ट्रांजिट समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तो उनकी सरकार गिरा दी गई थी, लेकिन अब उनके पास बहुमत है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली पिछले कुछ वक्त से अपने देश के भीतर भारत के खिलाफ आक्रामक बयान देकर जनभावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की आपत्ति के बावजूद पहले उन्होंने नया नक्शा जारी किया, उसके बाद नया नागरिकता कानून लाने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत नेपाली पुरुषों से शादी करने वाली भारतीय महिलाओं को 7 साल के बाद नेपाल की नागरिकता मिलेगी। इसे नेपाल भारत के बीच कायम रोटी बेटी के रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। यही नहीं, ओली ने अपने देश में कोरोना वायरस फैलने के लिए भी भारत को ही जिम्मेदार ठहराया। हालांकि ओली का ये भारत विरोध बेवजह नहीं है। ओली सरकार अपनी घरेलू राजनीति में चौतरफा आलोचना का शिकार हो रही है। कोरोना वायरस की महामारी को ठीक तरह से हैंडल न कर पाने को लेकर ओली के खिलाफ नेपाल की सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन करने भी उतरे। खुद को घिरता देखकर ओली ने नेपाल का नया नक्शा जारी कर दिया। इस नए नक्शे में भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया था। ओली के इस कदम से ज्यादातर नेपाली खुश हुए। इसके जरिए ओली कुछ समय के लिए जनता का ध्यान भटकाने में भी कामयाब रहे। हालांकि नक्शा पास होने के कुछ वक्त बाद ही ओली की आलोचकों ने फिर से बहस शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों में ओली की पार्टी के भीतर ही उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। ओली को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं और इसलिए वह समिति की बैठक में भी जाने से बच रहे हैं। दरअसल ओली को सबसे बड़ी चुनौती अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्प कमल दहल से मिल रही है। पुष्प कमल दहल पार्टी प्रमुख हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वे कई बार अप्रत्यक्ष तौर पर ओली पर निशाना साध चुके हैं। यहाँ तक कि बुधवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दहल ने ओली का नाम लिए बिना कहा कि कुर्बानियां तो देनी होंगी। पार्टी के सूत्रों और विश्लेषकों का मानना है कि दहल और उनके सहयोगी ये मांग करने जा रहे हैं कि ओली या तो पार्टी अध्यक्ष रहें या फिर प्रधानमंत्री पद पर। दहल के साथ माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ जैसे वरिष्ठ नेता हैं। दहल के नेतृत्व वाला धड़ा ओली पार्टी पर कब्जा करने और एक तरफा फैसले लेने का आरोप लगाता है। कहा जा रहा है कि ओली ने रविवार को नई दिल्ली और काठमांडू में साजिशों की बात कही। उसमें इशारा दहल की तरफ ही था। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और दहल के करीबी मत्रिका यादव ने कहा कि किसी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की बात नहीं की है, लेकिन जब से दहल ने कुर्बानी वाली बात कही है, ओली काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर वह अपने कामकाज की शैली नहीं बदलते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ फैसला ले सकती है। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ओली एक बार फिर से अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रहे हैं। अपनी ही पार्टी के विरोधियों के बीच फंसे पीएम ओली ने अब अपनी सरकार गिराने में विदेशी ताकतों की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया है, जो ये दर्शाता है कि अब उनके पास अपनी कुर्सी बचाने का दूसरा और कोई चारा नहीं है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। चलिए, क्या बोलती दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।